हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वोल्टेज रेगुलेशन जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ट्रांसफार्मर का है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं अनुप्रीता मिश्रा आप लोगों को आज पूरा एक्सप्लेनेशन वोल्टेज रेगुलेशन का मैं देने वाली हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो शब्द रेगुलेशन से ही समझ में आता है कि वोल्टेज कितना कंट्रोल्ड रहता है या कितना रेगुलेटेड रहता है। इसका मतलब ये है कि अब वोल्टेज क्यों बदलता है और किसका वोल्टेज वोल्टेज हम वही मैटर करता है हमारे लिए जिसके अक्रॉस हम लोड लगाने वाले हैं। ये जो टर्मिनल से माना कि ये ए और बी टर्मिनल है, तो ए और बी टर्मिनल के बीच में मैं नो लोड कंडीशन क्रिएट करूं या थोड़ा सा लोड बढ़ा दूं और बढ़ा दूं और बढ़ा दूं, ऐसा करते करते मैं अगर फुल लोड तक पहुंचती हूं तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर के अक्रॉस लगे हुए लोड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये वाला जो सेकेंडरी करंट है I2 ये भी बढ़ता चला जाएगा और उस वजह से इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होना है R2 और X2 के अक्रॉस वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो E2 जो EMF इंड्यूस होता है फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस, वो E2 माइनस ये ड्रॉप बाकी का V2 यहाँ अपीयर होता है। अब नो लोड कंडीशन में क्या होगा, ये लोड लगा ही नहीं होगा, यहाँ पर कोई लोड नहीं है, तो V2 किसके बराबर हो जाएगा E2 के, क्योंकि नो लोड कंडीशन में कोई करंट I2 नहीं बहने वाला है, तो R2 X2 के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होने वाला। तो मतलब पूरा का पूरा E2 ही क्या हो जाएगा V2, मतलब कैपिटल ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा E2। फिर मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, धीरे धीरे इस लोड को बढ़ाती चली गई, मैक्सिमम कहाँ तक जाऊंगी मैं, फुल लोड कंडीशन तक, मतलब केवीए रेटिंग जितना उस लोड की रिक्वायर, मतलब ये ट्रांसफार्मर कितने केवीए रेटिंग का है उस मैक्सिमम लोडिंग तक मैं जा सकती हूँ। ठीक है, तो इसके V2 का जो वैल्यू है वो बदलता जाएगा। नो लोड कंडीशन में V2 की वैल्यू E2 के बराबर थी और धीरे धीरे V2 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और फुल लोड कंडीशन में V2 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, जिसको मैं VFL बोल रही हूँ, या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ इसको V2NL, मतलब सेकेंडरी साइड का लोड का वोल्टेज नो लोड कंडीशन में और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज फुल लोड कंडीशन में, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब नो लोड कंडीशन से लेके फुल लोड कंडीशन जाने में V2 की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, वो हमें इंफॉर्मेशन देगा रेगुलेशन की, कि यहाँ इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कैसे रेगुलेटेड रहता है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं अब बता रही हूँ। चलिए इसको और ज़्यादा समझ लेते हैं केवीएल इक्वेशन की मदद से। सेकेंडरी साइड की केवीएल इक्वेशन क्या है, E2 इक्वल टू V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2। जो बोल रही हूं वो ये लिखा हुआ है, E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2। E2 प्राइमरी से सेकेंडरी में डेवलप होने वाला EMF है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, और यही EMF यहाँ पर ये दोनों यूटिलाइज कर रहे हैं और बाकी का किसके अक्रॉस डेवलप हो जा अपीयर हो जा रहा है, लोड के अक्रॉस। ठीक है, अगर मैं नो लोड कंडीशन की बात करूं तो I2 0 है क्योंकि सेकेंडरी साइड ओपन है, I2 नहीं बहेगा तो ये ड्रॉप्स होंगे ही नहीं। तो सेकेंडरी लोड मतलब ओपन सर्किट टर्मिनल्स के अक्रॉस डेवलप होने वाला सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा वो किसके एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, E2 के, मतलब पूरा का पूरा इंड्यूस्ड EMF किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंडरी साइड के टर्मिनल्स के अक्रॉस डेवलप होने वाला EMF, या इक्वल टू V2 के अक्रॉस का वोल्टेज पूरा का पूरा क्या होगा, E2 होगा। तो उस वक्त के V2 को मैं V2NL बोल रही हूँ, नो लोड कंडीशन का V2 है ये। अब मैं फुल लोड कंडीशन पे केवीएल इक्वेशन को समझ लेती हूँ। E2 इज इक्वल टू, अब फुल लोड अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं, फुल लोड हमने अप्लाई कर दिया है, लोड बढ़ाते 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 हम फुल लोड तक गए, फुल लोड हमने अप्लाई कर दिया है, तो नेचुरली लोड के अक्रॉस का वोल्टेज जो V2FL होगा, जो वोल्टेज V2 होगा उसको मैं V2FL नाम दे रही हूँ। और करंट कितना बह रहा होगा, लोड मैक्सिमम है फुल लोड वाला, इसलिए I2FL भी मैक्सिमम होगा।
और I2FL मैक्सिमम होगा तो I2FL R2 ड्रॉप मैक्सिमम होगा और I2FL X2 ये ड्रॉप भी अपने मैक्सिमम पे होगा। मतलब R2 और X2 के अक्रॉस के जो ड्रॉप्स होंगे वोल्टेज ड्रॉप वो अपने मैक्सिमम पर होंगे। तो ठीक है, ये दोनों ड्रॉप्स मैंने लिख लिए हैं। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई, E2 इक्वल टू V2FL प्लस I2FL R2 प्लस JI2FL X2, ये हो गई इक्वेशन। अब मैं समझ लेती हूँ कि V2FL है कितना, तो E2 माइनस ये ड्रॉप मुझे V2FL दे रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि नो लोड कंडीशन का V2 वोल्टेज जो है V2NL वो एग्जैक्टली E2 के बराबर होता है, और फुल लोड कंडीशन का जो V2 है मतलब V2FL वो E2 से कितना छोटा है, इतना। E2 से कितना छोटा है, इतनी क्वांटिटी से छोटा है। मतलब यहां पर मैं समझाना चाह रही हूं कि जो मैंने कहा वोल्टेज रेगुलेशन किसके बराबर होता है, नो लोड और फुल लोड, नो लोड कंडीशन का सेकेंडरी वोल्टेज और फुल लोड कंडीशन के सेकेंडरी वोल्टेज के बीच के डिफरेंस को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब मैं यहां बोल रही हूं हम ये ट्रांसफॉर्मर कितना वोल्टेज रेगुलेट कर पाता है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज वेरिएशन को मिनिमम रख पाता है। कहने का मेरा मतलब है कि नो लोड से लेकर फुल लोड तक कुछ भी लोड लगा हो, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ज़्यादा वेरिएशन आएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है। ज़्यादा वेरिएशन किसके बीच में, V2FL और V2NL के बीच में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आता है, उसे मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। चलिए E2, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वो ये समझाने के लिए लिखी थी कि V2FL मैं कैसे डिफाइन करूं। तो V2FL E2 माइनस कितना है, ये मतलब यहां मैं समझाना चाह रही हूं कि नो लोड कंडीशन का जो वोल्टेज है V2NL वो E2 के बराबर है, मतलब बड़ा है, और फुल लोड कंडीशन का वोल्टेज जो है V2FL वो E2 से छोटा है। कितना छोटा है, इतना छोटा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि E2 माइनस V2FL, मतलब इसी इक्वेशन में मैं जंबलिंग कर रही हूं, तो E2 RHS साइड में मैं E2 माइनस V2FL लिख ले रही हूं और करके मैं उसको LHS में लिख रही हूं, और ये माइनस करके इधर आया तो मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई। अब मैं E2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, E2 की जगह मैं V2NL लिख सकती हूँ, तो E2 की जगह V2NL लिखा माइनस V2FL, और उसके इक्वल ये दोनों टर्म्स मतलब ड्रॉप टर्म्स आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस छोटा या बड़ा किस पर निर्भर करता है कि R2 ट्रांसफार्मर का कैसा है, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग कैसा है ट्रांसफार्मर का, और रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि ये दोनों क्वांटिटीज बड़ी हैं कि छोटी है। और अगर ये दोनों क्वांटिटीज R2 और X2 बड़े हैं तो नेचुरली ये दोनों ड्रॉप्स भी बड़े होंगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बड़ा होगा, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में R2 और X2 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग और लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग बहुत बड़े हैं। मतलब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब I2R लॉसेस ज़्यादा होंगे, कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे, और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में लीकेज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा है, तभी X2 बड़ा है, मतलब वो ट्रांसफार्मर अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जो है नो लोड से फुल लोड जाने पर या तो बड़ा चेंज दिखा रहा है तो खराब ट्रांसफार्मर, छोटा चेंज दिखा रहा है तो बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर, और अगर छोटा चेंज दिखा रहा है मतलब ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेटेड रहता है, मतलब लगभग बराबर बना रहता है नो लोड से फुल लोड जाने पर।
तो अभी हमने वोल्टेज रेगुलेशन में ये जो डिफरेंस है वो केवीएल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट किया, और ये जो डिफरेंस आया था वो ड्रॉप अक्रॉस R2 और X2 आ गया था। और हमने ये भी लिंक कनेक्ट कर लिया कि R2 X2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो ट्रांसफार्मर खराब होगा ही, और वोल्टेज रेगुलेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, लो। अगर वोल्टेज रेगुलेशन कम आता है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर अच्छा है, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आता है तो ट्रांसफार्मर खराब है। और इफिशियंसी कैसी आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, और ट्रांसफार्मर वो अच्छा होगा जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो। अब मैं वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज में भी मेजर करना सिखा देती हूँ। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो अब मैं वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज में भी मेजर करना सिखा देती हूँ। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दो तरीके से मेजर होता है, एक को हम डाउन बोलते हैं और एक को हम अप बोलते हैं। इनका मतलब क्या है, डिफरेंस तो मालूम है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो डिफरेंस से रिलेटेड ही है, तो दोनों एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर एक जैसे। पर एक बार हम डिवाइडेड बाय मतलब विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं और परसेंटेज में फाइंड आउट कर रहे हैं, और एक बार हम फुल लोड कंडीशन के टर्मिनल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नेचुरली V2NL बड़ा है V2FL से, तो बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी छोटी आएगी, और छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी बड़ी आएगी। तो इसलिए इसको अप बोला गया है, इसको डाउन बोला गया है। तो इस टाइप से वोल्टेज रेगुलेशन दो टाइप के होते हैं, पर जनरली जो वोल्टेज रेगुलेशन मेजर किया जाता है वो डाउन वाला ही मेजर किया जाता है। ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। अब एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस जो मैंने आप लोगों को समझाया कि यहाँ का सेकेंडरी टर्मिनल पहले नो लोड कंडीशन में रखते हैं और V2 मेजर करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम छोटा लोड बड़ा लोड करते करते मैक्सिमम KVA रेटिंग के बराबर के लोड को कनेक्ट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान धीरे धीरे जब हम लोड बढ़ा रहे तो लोड का नेचर हम सेम रखेंगे, मतलब लोड का पावर फैक्टर हम बदलने नहीं देंगे। छोटा लोड हो बड़ा लोड हो, पूरा एक्सपेरिमेंट फुल लोड तक कांस्टेंट पावर फैक्टर पर ही परफॉर्म होता है। मतलब 0.8 लैगिंग रखा है तो पूरे टाइम 0.8 लैगिंग का ही पावर फैक्टर रखोगे, KVA रेटिंग बदलते चले जाओगे। मतलब आपका पहला एजम्पशन है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेबोरेटरी में, वो ये है कि आपको लोड का पावर फैक्टर पूरे टाइम कांस्टेंट रखना है, वो आपको चेंज नहीं करना है। और दूसरा एजम्पशन क्या है कि सप्लाई वोल्टेज जो आपका है या फ्रिक्वेंसी जो है सप्लाई की वो भी पूरे टाइम सेम रहेगी, वो भी आप बदल नहीं सकते हो। तो ये दो एजम्पशंस हमको मेंटेन करना है, तभी हम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पुराना जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा था वो मैंने रब कर दिया है, क्योंकि वो वोल्टेज रेगुलेशन मैंने आप लोगों को समझा था एक्चुअल लेबोरेटरी में, एक्चुअल सर्किट ट्रांसफार्मर पर जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते तो कैसे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ पर मैंने वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली होता क्या है वो बताया था। अब अगर मैं कोई ट्रांसफार्मर परचेस करी हुई या बड़ी कोई कंपनी अपने को इंडस्ट्री प्रोडक्शन हाउस के लिए कोई ट्रांसफार्मर खरीद रही है, तो खरीदने से पहले वो मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डिमांड करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट जब उसे मिल जाएगा तो उसी से वो इफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन ऑन पेपर या कंप्यूटर के थ्रू फाइंड आउट करके देख लेंगे कि जो ट्रांसफार्मर हम खरीद रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं। तो मैं अब इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से ऑन पेपर वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं बताती हूँ, और जनरली यही मेथड हम यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने की। लैबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करते, बहुत ही रेयर केसेस में कोई स्पेशल कंडीशन हो, कोई स्पेशल चीज़ किसी पर्पज से हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है ऑन द स्पॉट, जब ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो गया तो हम पता करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके, या जहाँ पर हमने इंस्टॉल किया ट्रांसफार्मर वहाँ पर इन जनरल हम इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से ही हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कैसे। मेरे पास ये इक्विवेलेंट सर्किट है रेफर टू सेकेंडरी, मतलब सारी क्वांटिटीज मैंने किस तरफ लेकर रखी, सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में लेकर रखी है। V2 मेरा बिना डैश वाला है, सारी प्राइमरी क्वांटिटीज मेरी डैश वाली होंगी, सारी प्राइमरी क्वांटिटीज मेरी डैश वाली होंगी।
रेजिस्टेंस जो सीरीज वाला है दोनों वाइंडिंग्स का R1 और R2, तो R1 डैश प्लस R2 जो होगा वो R02 होगा और X1 डैश प्लस X2 जो होगा वो X02 होगा, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट पूरा का पूरा रेफर टू सेकेंडरी है। और आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि मैं रेफर टू सेकेंडरी क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जो डिफरेंस फाइंड आउट करना रहता है वोल्टेजेस का, वो मुझे सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेजेस का डिफरेंस फाइंड आउट करना रहता है, नो लोड कंडीशन का और फुल लोड कंडीशन का। तो मैं बेवजह उसको डैश वाले क्यों लूंगी रेफर टू प्राइमरी, मैं रेफर टू सेकेंडरी लेकर एक्चुअल वोल्टेजेस को ही सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ ना। तो ये फंडामेंटल के साथ हम रेफर टू सेकेंडरी सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट लिया है। अब वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन तो वही है, यहाँ पर वो जो मैं V2NL लिखी थी उसको मैं E2 लिख सकती हूँ, तो वो लिख चुकी हूँ मैं, माइनस V2FL डिवाइडेड बाई E2, परसेंटेज में कर रही हूँ, डाउन वाला वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर रही हूँ, तो ये इंटू 100 हो जाएगा। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखकर मैं समझ सकती हूँ कि जो E2 है ना वो कुछ नहीं है, ये E2 है और यही क्या होता है V1 डैश होता है। और V1 डैश यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, V1 डैश ही एक्चुअली क्या होता है V1 इंटू K, तो वही चीज़ है। और ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी निकाल टाइम आप लोगों को समझाया है, तो आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। अब मुझे इन इक्विवेलेंट सर्किट वाले पैरामीटर्स की मदद से मुझे ये डिफरेंस फाइंड करना है। तो नेचुरली मैं केवीएल इक्वेशन अब किस पर लिखने वाली हूँ, इस लूप पर। पहले मैंने किस पर लिखा था, सिर्फ सेकेंडरी पर लिखा था, पर अब मैं किस पर लिख रही हूँ, इस लूप पर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है, सिमिलर होता है एक्चुअल ट्रांसफार्मर के। तो चाहे मैं लेबोरेटरी में या जहाँ पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है वहाँ पर मैं वोल्टेज रेगुलेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू करूँ या मैं इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से ऑन पेपर करूँ, रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और हमें ये सच भी मालूम है कि ये इक्विवेलेंट सर्किट इसी ट्रांसफार्मर का है, तो एज सच कुछ भी हम रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज करेक्ट टू फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब यहाँ तक मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया था। अब मैं लोड को एज्यूम कर लेती हूँ, जिसको मैं नाम क्या दे रही हूँ, Z2, और एंगल उसका θ2 है। ये मेरा लैगिंग लोड है, तो मैंने यहाँ लिख दिया Z2 θ2 लैगिंग लोड है। आगे जाके मैं लीडिंग लोड को लेकर भी वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दूंगी। मैंने जब मैक्सिमम इफिशिएंसी बताई थी तब मैंने कहा था लोड का लीडिंग या लैगिंग होना इफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए नेसेसरी नहीं है। पावर फैक्टर की क्वांटिटी नेसेसरी है, पर लैगिंग पावर फैक्टर है कि लीडिंग पावर फैक्टर है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती इफिशिएंसी की केस में। पर वोल्टेज रेगुलेशन की केस में ये बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया हो जाता है कि लोड लीडिंग है कि लैगिंग है, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर लैगिंग लोड लिखा है। अब जब मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था तब भी मैं हमेशा V2 को रेफरेंस वोल्टेज लेकर चलती थी, और रेफरेंस का एंगल कितना होता है, हमेशा 0, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब V2 फेजर है, तो V2 फेजर का पोलर में एक्सप्रेशन V2 मोड मतलब मॉड्यूलस एंगल 0 इतना वोल्ट से। पावर फैक्टर cos θ2 दिख ही रहा है, और करंट लैगिंग है तो I2 जो होगा V2 को कितने एंगल से लैग करेगा, θ2 एंगल से। तो I2 का जो एक्सप्रेशन होगा ना, I2 फेजर का, वो होगा I2 एंगल माइनस θ2, और वो होगा फॉर लैगिंग। I2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा और माइनस θ2 उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू V2 होगा और लैगिंग होगा। ठीक है, अब मैं इस सर्किट को देखते हुए सारे फेजर्स की मदद से केवीएल इक्वेशन लिख लेती हूँ। तो ये वाला कितना हो गया, E2 किसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस के ड्रॉप के, इसके अक्रॉस के ड्रॉप के, और इक्वल टू प्लस V2 के। तो यही लिख रही हूँ। तो वही लिख रही हूँ, E2 इक्वल टू R2 इंटू I2 X02 इंटू I2 J के साथ प्लस V2, ये सब लिख लिया। अब V2 की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, V2 एंगल 0, मैं फेजर में नहीं लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, V2 एंगल 0, I2 एंगल माइनस θ2, और साथ में मैं रेजिस्टेंस R02 प्लस JX02 लिख दे रही हूँ। ये पूरा इम्पिडेंस कितना है, R02 प्लस
ये इम्पिडेंस कितना है, R02 प्लस JX02, ये इम्पिडेंस है। तो इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ इसके पहले लिख सकती थी E2 फेजर इक्वल टू V2 फेजर प्लस I2 फेजर इंटू R02 प्लस JX02, ये मेरी KVL इक्वेशन थी फेजर फॉर्म में। अब मैंने फेजर से इसको ओपन करके मैग्नीट्यूड एंगल ऐसा ले लिया है। अब जब ये इक्वेशन हमारी बेसिक वाली थी जिसमें हमने मैग्नीट्यूड और एंगल सारे फेजर्स के रख दिए, तो E2 फेजर को तो E2 रख रही हूँ क्योंकि अभी मुझे इसका मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों ही पता करने, और कौन मदद करने वाला है मुझे मैग्नीट्यूड और एंगल पता करने में, ये सारी RHS वाली क्वांटिटीज। V2 फेजर को V2 एंगल 0 लिखा, I2 फेजर को I2 एंगल -θ2 लिखा, R02 प्लस JX02 रेक्टेंगल फॉर्मेट में है तो वो वैसे ही लिखा। अब जब मैं इसको पोलर वाले को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करूंगी तो V2 एंगल 0 V2 ही रहेगा, I2 माइनस एंगल θ2 जो होगा वो I2 cos θ2 माइनस के साथ होगा, पर cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इसमें मैंने -θ2 करके फिर उसको प्लस में कर रही हूँ, ऐसा ना करके सीधे मैंने I2 cos θ2 लिख दिया है। फिर I2 साइन माइनस θ2 होगा तो माइनस साइन माइनस θ2 का थीटा का माइनस आगे आ गया तो JI2 साइन θ2 हो गया। ये करंट का एक्सपांशन हो गया पोलर टू रेक्टेंगुलर, और ये रेक्टेंगुलर में है ही R02 प्लस JX02। अब मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो कुछ रियल टर्म्स बन गई, कुछ इमेजिनरी बन गई। तो रियल में मेरा V2 तो आ ही रहा है, I2 cos θ2 इंटू R02 भी मेरा रियल होगा, तो I2 इंटू R02 इंटू cos θ2 करके ये लिख दिया। फिर जे के टर्म्स भी मल्टीप्लाई होके जे स्क्वायर माइनस में बदल जाएगा और वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जे से स्क्वायर होके -1 हुआ और ये माइनस प्लस में हो गया, माइनस माइनस प्लस में हो गया। तो मेरी जो नेक्स्ट टर्म बनी रियल की वो I2 X02 साइन θ2 बनी। अब कुछ टर्म्स में इमेजिनरी बनेंगी, तो वो कौन सी बनेगी, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इमेजिनरी बनेंगी, और इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इमेजिनरी बनेंगी। तो पहले मैं I2 X02 cos θ2 और J बाहर ले लेती हूँ। दूसरा बनेगा माइनस J इंटू J, ये वाले टर्म इंटू R02, तो I2 इंटू R02 साइन θ2 माइनस J के साथ बनी, J को बाहर ले लिया, माइनस अंदर ही रहने दिया। तो ये मेरी 3 टर्म्स पहली रियल को की टर्म्स है और नेक्स्ट 2 टर्म्स मेरी इमेजिनरी की है। अब मुझे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, तो E2 के मैग्नीट्यूड से E2 के फेजर हटा देती हूँ मैं, यहाँ पर फेजर नहीं है। E2 के मैग्नीट्यूड से मुझे V2, यहाँ भी हटा देती हूँ, E2 के मैग्नीट्यूड से मुझे V2 FL का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा E2 के मैग्नीट्यूड से। तो E2 का मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। E2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो अंडर रूट चूंकि यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने पूरे का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1/2 पावर दे दिए, तो ये मुझे E2 का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो E2 की फेजर लेंथ हमने इस तरीके से निकाल ली। जब इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और V2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास है ही, तो इन दोनों मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस से हमें वोल्टेज रेगुलेशन वाला फॉर्मूला जो परसेंटेज वाला है उसका न्यूमरेटर मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय मैं E2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे डाउन वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में मिल जाएगा। चलिए इन सब चीज़ों को हम फेजर डायग्राम पर देख लेते हैं। फेजर डायग्राम में मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ कि V2 कैसा है, I2 कहाँ है, और V2 और I2 के कारण I2 इंटू इम्पिडेंस जो है इसकी वजह से जो ड्रॉप्स क्रिएट हो रहे हैं I2 R02 और I2 X02 वो कहाँ है, वो सारे मैंने फेजर डायग्राम पे शो कर, मतलब फेजर डायग्राम पर मुझे V2 अवेलेबल है, फेजर डायग्राम पर मुझे I2 अवेलेबल है। यहाँ से समझे तो V2 अवेलेबल है, I2 अवेलेबल है, और I2 अवेलेबल है मतलब I2 इंटू R02 अवेलेबल है और I2 इंटू X02 ये अवेलेबल है मुझे फेजर डायग्राम पर। तो ये सारे जो फेजर्स है V2, I2 और I2 का मल्टीप्लिकेशन जब R02 से हो रहा है तो I2 R02 ये फेजर, I2 का मल्टीप्लिकेशन जब X02 से हो रहा है तो J टाइम्स ऑफ I2 X02, ये सारे फेजर्स को जो कि KVL इक्वेशन के
की टर्म्स है उनको मैं फेजर डायग्राम पर शो कर दे रही हूँ। मतलब मेरी केवीएल इक्वेशन फेजर डायग्राम पर भी सेटिस्फाई होगी और होनी भी चाहिए। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बेसिक्स वही है जो मैंने फेजर डायग्राम में बताए थे। तो पहले हमने V2 ड्रॉ कर लिया, मैंने V2 को रेफरेंस एंगल दिया 0 डिग्री, मतलब ये V2 ड्रॉ हो गया। V2 से θ2 एंगल पर मैंने I2 ड्रॉ कर लिया लैगिंग में, क्योंकि लोड हमारा लैगिंग है, और I2 की ही डायरेक्शन में I2 R02 ये वोल्टेज ड्रॉप शो कर दिया। I2 R02 से 90 डिग्री पर, क्योंकि X02 जो वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा, मतलब X02 में से जब I2 फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 X02 वो करंट से 90 डिग्री अहेड होगा। तो यहाँ ड्रॉ करने का मुझे कोई सेंस नहीं, मुझे यहाँ ड्रॉ करना है, क्योंकि मुझे इसको और इसको जोड़ के दिखाना है केवीएल इक्वेशन में, ये और इनके मल्टीप्लिकेशन से जो दो टर्म्स है उनको ऐड करके दिखाना है। तो पहली टर्म केवीएल इक्वेशन की ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई, ये RHS की हो गई, और ये इक्वल टू LHS के E2 के बराबर हो गया। तो ये पूरा फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब जो यहाँ पर इक्वेशन में मुझे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, V2 दिख रहा है, ये रहा, फिर मुझे I2 R02 cos θ2 इसे भी मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी, I2 X02 sin θ2 इसे भी मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी। तो ये पार्ट्स को मैं वहाँ कैसे शो करूँ, ठीक है। मुझे क्या निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन में, मुझे निकालना है E2 और V2 का डिफरेंस। हमें मालूम है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन में we need E2 माइनस V2, ये मुझे चाहिए, और डिवाइडेड बाई E2 कर ही लेंगे हम बाद में। तो V2 माइनस E2 माइनस V2 मुझे मेनली चाहिए। तो अब मैं इस डिफरेंस को वहां रीड करने की कोशिश करती हूँ। ये डिफरेंस मैंने केवीएल इक्वेशन से निकाल लिया, इक्वेशन के थ्रू वो हो गया। अब मैं फेजर डायग्राम पर ये डिफरेंस रीड आउट करना बता रही हूँ। अब ये डिफरेंस फेजर डायग्राम पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नॉट ड्रॉ, रीड कर सकते हैं। तो देखिए ये V2 है और ये E2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस मैं कैसे निकाल सकती हूँ। ये मेरा अगर इनिशियल पॉइंट है V2 का और E2 का, तो मैं कंपास से एक आर्क ड्रॉ करूंगी और रेडियस कितनी रखूंगी E2, तो वो आर्क ये वाली हो जाएगी। E2 रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की, कंपास के पॉइंट को यहां रखा है, तब वो आर्क V2 की एक्सटेंडेड लाइन को कहां कट कर रहा है, H पर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि E2 और V2 का जो डिफरेंस है वो CH है, CH है। E2 और V2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, CH है। अब ये CH किस किस से मिलकर बन रहा है, CD से, DE से और EH से, CD से, DE से और EH से, ठीक। क्या मैं CD फेजर डायग्राम पर रीड कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। I2 R02 V2 के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2, तो I2 R0 का cos θ2 कॉम्पोनेंट CD होगा, I2 R02 का cos θ2 कॉम्पोनेंट CD होगा। तो CD मतलब कितना हो गया, I2 R02 cos θ2। DE जो है वो किसके बराबर है, FG के बराबर है, और FG किसका cos 90 माइनस θ2 कॉम्पोनेंट है, I2 X02 का cos 90 माइनस θ2 कॉम्पोनेंट है। I2 X02 का cos 90 माइनस θ2 कॉम्पोनेंट है कौन, FG या DE, FG या DE I2 X02 का cos 90 माइनस θ2 कॉम्पोनेंट है, और ये क्या हो जाएगा, I2 X02 sin θ2। इस तरीके से मुझे CD मिला, DE मिला, और EH ये छोटा सा लेंथ है, और इसे हम अप्रोक्सीमेशन के दौरान निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी ये EH लेंथ बड़ी दिख रही है, पर ये EH लेंथ इस पूरे का 1/200 टाइम्स लगभग होता है, मतलब इतना छोटा होता है, 1/200 टाइम्स होता है EH इस पूरे का, बहुत छोटा पार्ट है, तो हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसे मैंने निगलेक्ट कर दिया, तो अप्रोक्सीमेशन के साथ मैंने E2 माइनस V2 को CD और DE रीड आउट कर लिया है। CD कितना है, I2 R02 cos θ2, DE कितना है, I2 X02
साइन थीटा टू, और ई एच को मैंने निग्लेक्ट कर दिया, उसको मैंने रीड करने की कोशिश नहीं की। पर यही अगर मैं रीडिंग आपको बताऊं, केवीएल इक्वेशन के थ्रू मैंने E2 का जो मैग्नीट्यूड दिया था वो इस पर्टिकुलर, इसकी वजह से मुझे 1/200 पार्ट मिलता है। किसका? OH का। OH का 1/200 पार्ट मिल रहा है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये लगभग किसके बराबर होता है? EH के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम E2 माइनस V2 में EH को निग्लेक्ट कर देंगे और कितना मानेंगे E2 माइनस V2 को? मैं E2 माइनस V2 को CD प्लस DE ही लेकर चलूंगी, जो कि मुझे कितना मिल रहा है? इतना मिल रहा है। यही चीज यहाँ पर भी अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर देती हूँ इमेजिनरी पार्ट को, तो E2 माइनस V2 मुझे I2R02 cos थीटा 2 और I2X02 sin थीटा 2 मिलेगा। यहाँ पर भी मैं E2 माइनस V2 लेती हूँ तो वो मुझे मिलेगा I2R02 cos थीटा 2 प्लस I2X02 sin थीटा 2। इसे मैं लिखकर बता देती हूँ। तो आफ्टर निग्लेक्टिंग ये वाला पार्ट, मुझे E2 माइनस V2 जो मिलने वाला है वो I2R02 cos थीटा 2 प्लस I2X02 sin थीटा 2 मिलेगा। आफ्टर neglecting this part, keeping this zero, हमें क्या मिल रहा है? E2 माइनस V2 वही का वही मिल रहा है जो हम फेजर डायग्राम से रीड आउट कर रहे हैं। वो कौन सा है? ये है। तो इस तरीके से हम फेजर डायग्राम से भी उसी रिजल्ट पर पहुँचे जो रिजल्ट हमें कहाँ से मिल रहा था? केवीएल इक्वेशन से E2 माइनस V2 निकालने पर जो मिल रहा था अप्रॉक्सीमेशन के साथ, वही फेजर डायग्राम पर अप्रॉक्सीमेशन के साथ मुझे E2 माइनस V2 मिल रहा है। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो कितना होगा? इतना होगा। वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? इतना होगा, और इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया है। E2 माइनस V2 जो है, मतलब यहाँ पर अगर मैं E2 और लिख दूँ तो E2 माइनस V2 जो है वो RHS साइड है बाकी का बचा हुआ, और उसमें भी मैं इसे निग्लेक्ट कर दे रही हूँ। तो E2 माइनस V2 मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट मिलेगा, और वही मैंने न्यूमरेटर में लिखा है। अब मुझे परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है डाउन टाइप का, तो मैंने E2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये पूरा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। ये उसका फॉर्मूला हो गया। मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि हम चाहे इक्विवेलेंट सर्किट पर केवीएल इक्वेशन लिख के पूरा इक्वेशंस के थ्रू इवैल्यूएट करें E2 माइनस V2 तब भी वही आएगा, और फेजर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट पर बेस्ड तो भी हमें E2 माइनस V2 वही आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है, और इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं सेकेंड पार्ट में वोल्टेज रेगुलेशन को और डिस्कस करूंगी। पर आज मैंने आप लोगों को E2 माइनस V2 अपॉन E2 का एक एक्सप्रेशन निकाल के बताया है इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से और फेजर डायग्राम की मदद से। और क्या पार्ट हमने निग्लेक्ट किया है? यहाँ पर हमने इमेजिनरी पार्ट निग्लेक्ट किया है, और फेजर डायग्राम में हमने EH निग्लेक्ट किया है, जो कि पूरे OH का या पूरे E2 का ये 1/200 पार्ट है। ये 1/200 पार्ट है, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। इतना सा छोटा सा हमने अप्रोक्सीमेशन किया है। तो ये वाले वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हमारा अप्रोक्सीमेटेड वोल्टेज रेगुलेशन डाउन टाइप का निकला है। इसमें मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक्सटेंड करूंगी वोल्टेज रेगुलेशन के पार्ट 2 में। तो ये पूरा थोड़ा लेंदी मेरा वीडियो ज़रूर था वोल्टेज रेगुलेशन का पार्ट 1, पर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो को आप धीरे धीरे करके देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नहीं अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा होगा तो मुझसे भी, तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूंगी। थैंक यू।